Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to complete the first human impact on the ecosystem's balance, that is the global warming. So hopefully previous lecture was clear to you regarding the greenhouse effect, and now today we will discuss the effects of global warming on the ecosystems. So let's move to the board. So dear students, we were discussing ecosystem balance and human impact. और इसमें हमने बात की थी कि 5 मुख्तलिफ तरह के ह्यूमन इम्पैक्ट्स हैं जो कि इंसानों ने प्रोड्यूस किए इकोसिस्टम के ऊपर, और उसकी वजह से जो तबाहियाँ मची हैं वो अभी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं. तो उसमें फर्स्ट जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे इन द प्रीवियस लेक्चर, दैट वाज ग्लोबल वार्मिंग. द ग्लोबल वार्मिंग. और ग्लोबल वार्मिंग डियर स्टूडेंट्स, एक जल्दी से इसका शॉर्ट सा ओवरव्यू देता चलता हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स लेट हो गए थे, लेक्चर नहीं अटेंड सही तरह से कर पाए, तो उनको भी आज के लेक्चर के हवाले से कनेक्ट कर लूँ. तो ग्लोबल वार्मिंग डियर स्टूडेंट्स ये होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से. और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, कि जो ये डिफरेंट गैसेस होती हैं जो एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, लाइक मीथेन, लाइक नाइट्रस ऑक्साइड, ये एटमॉस्फेयर के ऊपर एक लेयर बना देती हैं. और ये क्या करेंगी, सूरज से आने वाली जो रोशनी है, जो इंफ्रारेड रेडिएशन है, उनको ट्रैप कर लेंगी और उनको वापस स्पेस में नहीं जाने देंगी, बल्कि ये भेजेंगी टुवर्ड्स द अर्थ. तो जिसकी वजह से आपको पता है कि जो सूरज की रोशनी होती है वो अपने साथ हीट भी कैरी करती है, तो वो साथ में जिस जगह पे वापस रिफ्लेक्ट हो रही होंगी तो वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा. और ये जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होना है ये सिर्फ किसी एक ख़ास इलाके के तहत नहीं है, बल्कि इट इज़ ऑल अराउंड द वर्ल्ड. पूरी दुनिया के अंदर ये जो एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा होने की वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जा रहा है. इसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. सो द मेन कल्प्रिट बिहाइंड द ग्लोबल वार्मिंग इज़ द ग्रीन हाउस गैसेस. सो जो गैसेस होती हैं उनकी कंसंट्रेशन को किसी तरीके से रोका जा सके, यही एक तरीक़ाकार हो सकता है इसको रोकने का. अदरवाइज़ दूर दूर तक इसके असरात ऐसे नज़र आ रहे हैं कि इसको रोकना बहुत मुश्किल होगा. और इसके हवाले से मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशंस ने इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये एक बॉडी जो है वो बनाई, जिसमें इस बॉडी की फहरिस्त के अंदर मौजूद जितने भी ममालिक हैं उनके साथ वो इंटरकनेक्टेड होते हैं और उनको इन ग्रीन हाउसेस गैसेस की हवाले से इंफॉर्मेशन देते रहते हैं और उनसे किस तरह से बचा जा सकता है, प्रिवेंशंस के हवाले से आगाह करते रहते हैं और रेगुलर बेसिस के ऊपर. और अकॉर्डिंग टू IPCC यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उनके हिसाब से पिछले 30 साल के दौरान हर डेकेड के अंदर इस अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.2 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ. तो एक शॉर्ट सा ये ओवरव्यू आपको दिया. तो आइए चलते हैं ग्लोबल वार्मिंग की तरफ. तो हमने कहा था कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, तो इसका इफ़ेक्ट क्या है, हमारे इकोसिस्टम्स के ऊपर इसका क्या इफेक्ट हुआ. तो जब पूरी दुनिया के अंदर डियर स्टूडेंट्स जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो उसका इफ़ेक्ट, उसके नताइज बहुत दूररस होंगे और बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं. लाइक इन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपको पता है कि हमारा जो 2% वाटर है, फ्रेश वाटर, वो कहाँ पर मौजूद है, दे आर प्रेजेंट इन द पोलर आइस कैप्स एंड द ग्लेशियर्स चलें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता चलता हूँ. हमारी जो अर्थ है, हमारा जो प्लेनेट है, प्लेनेट के ऊपर तकरीबन 70% जो है वो वाटर और 30% लैंड है. 70% के करीब वाटर, और इस वाटर में डियर स्टूडेंट्स 97% जो है, इस 70% का 97% वो मैरीन वाटर है, मतलब कि वो समंदरों के अंदर मौजूद है.
और ओशंस के अंदर मौजूद है, जबकि 3% जो है वो फ्रेश वाटर है। और इस 3% फ्रेश वाटर में भी जो 2% है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ आइस कैप्स एंड द ग्लेशियर्स, उसमें वो जमा हुआ है। और बाकी 1% जो है, इट इज प्रेजेंट इन द वाटर बॉडीज लाइक द रिवर्स, लाइक लेक्स, लाइक पॉन्ड्स, लाइक द वाटर स्प्रिंग्स, तो वहाँ पर मौजूद है। या फिर जो अंडरग्राउंड जो वाटर टेबल है हमारी ज़मीन की ज़ेर ज़मीन, उसके अंदर मौजूद है। तो ये जो 2% फ्रेश वाटर जो आइस कैप्स के अंदर मौजूद है, यानी कि पोल्स के ऊपर, जिसको हम पोलर आइस कैप्स कहते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, आर्कटिक एंड एंटार्कटिक ओशंस के करीब, और ग्लेशियर्स वहाँ पर जो जमे हुए हैं, तो ये बर्फ़ है। तो ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से द पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स दे आर मेल्टिंग, ये मेल्ट हो रहे हैं। तो जब ये मेल्ट हो रहे हैं तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा? दे आर रेजिंग, नॉट रेज्ड, दे आर रेजिंग कंसिस्टेंटली, दे आर रेजिंग द लेवल्स ऑफ वाटर इन सीज एंड रिवर्स, समंदरों के अंदर और दरियाओं के अंदर। इनकी वजह से जो पानी का जो लेवल है, पैमाना है, वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि पानी जब ये पिघलेगा तो उसमें से पानी ही निकलेगा, और ऑलरेडी मौजूद जो पानी है वो तो भरे पड़े हैं समंदर और दरिया, तो उनके अंदर जब ऐड होगा तो उससे क्या होगा? इट विल लीड टू फ्लडिंग, उससे फिर सैलाब आएंगे। और सबसे बड़ा इशू माय डियर स्टूडेंट्स जो क्रिएट होने जा रहा है, दैट इज फॉर इट इज ऑल्सो creating a huge problem for those countries which live on islands. जी डियर स्टूडेंट्स, आइलैंड्स के ऊपर जो रहते हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, और कईयों के लिए हो चुकी है। आइलैंड का तो आपको पता ही है, जजीरा जिसे हम कहते हैं, पानी के दरमियान में एक जो छोटा सा खुश्की का टुकड़ा होता है, द पीस ऑफ लैंड अराउंड द बिटवीन द वाटर बॉडी इज कॉल्ड एज द आइलैंड्स। और इसमें सबसे जो टॉप के ऊपर मिसाल है इन आइलैंड्स में, वो है मालदीव्स आइलैंड। मालदीव्स आइलैंड्स, मालदीव्स एक छोटा सा मुल्क है डियर स्टूडेंट्स, और छोटा सा मतलब रकबे के लिहाज से बात कर रहा हूँ, यानी कि उसकी स्पेस के एरिया के एतबार से बात कर रहा हूँ। ये जजीरों पर मुश्तमिल है। और डियर स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट ने इस चीज़ से आगाह कर दिया हुआ है कि हर साल 0.9 सेंटीमीटर 0.9 सेंटीमीटर इज रेजिंग। क्या चीज रेज हो रही है? द वाटर लेवल। द वाटर लेवल यानी कि इन जजीरों के गिर्द जो पानी है वो सालाना बेस के ऊपर एवरी ईयर हर साल 0.9 सेंटीमीटर वो पानी का जो लेवल है बढ़ता चला जा रहा है। किसकी वजह से? ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। उसकी वजह से कैसे? क्योंकि जो आइस कैप्स हैं और जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं और सारा पानी जो समंदरों के अंदर ऐड होता चला जा रहा है। तो साइंटिस्ट ने इस चीज़ से भी आगाह किया है कि इन अपकमिंग 100 ईयर्स, आने वाले 100 साल के अंदर, द मालदीव्स will become uninhabitable। uninhabitable का मतलब कि वो रहने के काबिल नहीं रहेगी। एंड देयर सिटीजन्स विल बी फोर्स्ड टू मूव आउट। उनको वहाँ से कहा जाएगा कि यहाँ से निकल जाएं, अदरवाइज क्या होगा? वो जो आइलैंड है वो डूबने वाला है आने वाले चंद 100 सालों के अंदर। और डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज़ कि साइंटिस्ट ने यह भी देखा कि जो मालदीव्स के जो आइलैंड्स हैं इनमें द वाटर लेवल वो रह कितना गया है?
यानी जजीरे से जजीरे के नीचे जो वाटर लेवल है वो कितना रह गया है, इट इज़ लेस देन आ मीटर, 1 मीटर से भी कम फासले पे नीचे वो उनका पानी मौजूद है। तो अकॉर्डिंग टू देम इन द अपकमिंग 100 ईयर्स दे आर गोइंग टू बी सिंक, वो बिल्कुल डूबने वाले हैं। तो उनको अभी से इस हवाले से कुछ सोचना पड़ेगा फॉर माइग्रेशंस। और डियर स्टूडेंट्स, एक और इन्फॉर्मेशन देता चलूँ, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्रीन हाउस पढ़ा था, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस गैसेस में डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम 1800 सन 1800 से ऑनवर्ड, यानी कि 19वीं सदी के शुरू से लेकर अब तक जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इट्स concentration in atmosphere has increased up to 30%। सन 1800 से लेकर अब तक कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये 30% तक बढ़ चुकी है हमारे एटमॉस्फेयर में। और हमने बात की कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ग्रीन हाउस गैस है। इसी तरह से मीथेन CH4, इसके लेवल्स भी डियर स्टूडेंट्स, इट्स कंसंट्रेशन हैज बीन increased to more than double, यानी जितने ये 19वीं सदी के शुरू में थी अब उसमें से 2 गुना से भी ज्यादा हो चुकी है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, इसकी कंसंट्रेशन इट हैज बीन रेज्ड अप टू 8%, तो 8% बढ़ चुकी है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये जो ऑक्साइड्स हैं नाइट्रस की, जो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा नुकसान हैं, बिकॉज दे विल ऑल्सो लीड टू द एसिड रेन्स। सो डियर स्टूडेंट्स, जो अगला जो हमारा टॉपिक है वो भी इसी से रेलेवेंट है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ दूसरा इम्पैक्ट, जो हमने बात की थी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो दूसरा इम्पैक्ट होता है, दैट इज द एसिड रेन्स। आपने कभी सुना है, रेन तो समझ आती है, बारिश होना, लेकिन एसिड रेन मतलब तेजाब वाली रेन, सो हाउ इट इज पॉसिबल? तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो उनसे फॉसिल फ्यूल्स जब बर्न किए जाते हैं, व्हेन द फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड, दे रिलीज NO2 एंड SO2, यानी सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो इससे क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? तो दिस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड। सो डियर स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब एयर के अंदर जाएगी, एटमॉस्फेयर के अंदर होगी, इट विल कंबाइन विद द वाटर वेपर्स, वहाँ पर मौजूद ह्यूमिडिटी में जो वाटर वेपर्स उनके साथ कंबाइन करेगी, एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू HNO2 एंड HNO3। दिस इज नाइट्रस एसिड एंड द नाइट्रिक एसिड। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, जो सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, ये भी वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करेगी एंड इट विल फॉर्म H2SO3 एंड H2SO4। द सल्फ्यूरस एसिड एंड द सल्फ्यूरिक एसिड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों ही तेजाब हैं और बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव हैं, इरिटेबल हैं। ये जब एसिड्स बनते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वहीं पर ये वेपर्स के अंदर मौजूद रहते हैं। दिन के वक्त टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ये वेपर्स की फॉर्म में रहेंगे,
लेकिन जैसे ही टेम्परेचर जो है ऊपर का कम होना शुरू होगा तो ये कंडेंस करना शुरू कर देंगे। कंडेंस मीन्स नाउ दे विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम गैसेस टू लिक्विड फॉर्म, और ये शामिल हो जाएंगे बारिश के कतरों की तरह से, या समटाइम्स एज ड्राई सॉलिड पार्टिकल्स। तो इसकी वजह से फिर जब ये ज़मीन के ऊपर आकर गिरेंगे सो दे विल कॉज द एसिड रेन्स। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में एसिड रेन्स की आगे इफ़ेक्ट्स को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और साथ तीसरा जो ह्यूमन इम्पैक्ट है कोशिश करेंगे कि उसको भी डिस्कस कर सकें साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा है कि एक रीज़न की वजह से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है इस दुनिया के अंदर, और ये ऐसी शुरुआत है जो कि ख़त्म होना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। मतलब कि बढ़ती हुई आबादी, और उस बढ़ती हुई आबादी के मसाइल को हल करने के लिए बढ़ती हुई चीज़ें जैसे कि इंडस्ट्रीज़ उसका इंक्रीज़ हो जाना, जैसे कि व्हीकल्स उसका इंक्रीज़ हो जाना, ये बहुत कुछ जो है हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा। तो इनके पॉल्यूशन की वजह से 3 मेजर गैसेस जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर कॉन्सेंट्रेट होती चली जा रही हैं, दैट आर द कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एंड द थर्ड वन इज़ द नाइट्रस ऑक्साइड। और डियर स्टूडेंट्स, इनकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो ये हमारी जो सूरज से आने वाली रोशनी है ज़मीन के ऊपर, ये उसको ट्रैप कर रही हैं। उसके ट्रैप होने से क्या हो रहा है कि हमारे जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जा रहा है। अर्थ का टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है वो हमने डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, दैट इज़ अ बॉडी क्रिएटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस। उनके जो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से पिछले 30 सालों में हर डेकेड के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 0.2 डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस हैज़ बीन इंक्रीज्ड। और ये 0.2 डिग्री सेल्सियस हर डेकेड में इंक्रीज होने की वजह से डियर स्टूडेंट्स इट हैज़ लेड टू द ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग इसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट हुआ डियर स्टूडेंट्स कि जो पोलर आइस कैप्स और जो ग्लेशियर्स हैं which constitute the 2% of our fresh water, वो आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहे हैं। उनकी नई लेयर्स बनने में टाइम लग रहा है, वो इतनी जल्दी से रिप्लेस नहीं हो रही जितनी जल्दी से वो पिघल रहे हैं। तो उनके पिघलने से क्या होगा कि पानी अल्टीमेटली कहाँ जाएगा? वो उन समंदरों में जाएगा। वो तो समंदरों के ऊपर मौजूद जो जजीरे हैं, यस माय डियर स्टूडेंट्स, जो आइलैंड्स हैं, वो क्या होंगे कि वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी पकड़ में आना शुरू हो जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक अगले ह्यूमन इम्पैक्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।